नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। सिद्धार्थ देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत जाना माना नाम है और ख़ास तौर पर देहरादून की राजनीति में बहुत जाना माना नाम है। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। अ, एक बड़ा सवाल आपसे ये है सिद्धार्थ कि हमने आपको देखा पिछले काफ़ी वक्त से, हम जब देख रहे हैं आप राजनीति जब कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी बड़े लेवल पे आपने अच्छी जगहों पर पढ़ाई की, काफ़ी हाई लेवल पे आपने पढ़ाई की। फिर ये पॉलिटिक्स का रास्ता चुनने का इरादा कहाँ से आया? दिल में था, दिमाग में था, या फिर कहीं और था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक नोशन वर्ल्ड ओवर चेंज हुआ है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखें तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं फाइनेस्ट एजुकेशन वाले लोग ही पॉलिटिक्स को क्वालिफाई करते हैं। ये 70 सालों में कांग्रेस, परिवारवाद, वंशवाद और रीजनल पॉलिटिक्स, जिसमें जाति बिरादरी और उस पर आधारित जब राजनीति होने लगी, तब अनक्वालिफाइड लोग राजनीति में आगे आने लगे। आज अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो एज ऑफ पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें आज जिस राह पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये अगर हम देखें तो ग्लोबल राह यही है। ये भारत के अंदर ही देखने में आया कि अनपढ़ लोग देश को चला रहे हैं, या जिन लोगों को आज भी हम देखते हैं कि जो लोग आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, वो लोग देश को चलाने का सपना देख रहे हैं। जब तक एक व्यक्ति के पास बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी, या जब तक वो उसके पास एक विजन नहीं होगा। अब आज आप इस सिस्टम को चला रहे हैं तो यू रनिंग इट विद अ विजन। जब तक विजन नहीं होगा, बिना पढ़ाई के विजन कहाँ से आएगा? तो मुझे बचपन से बहुत बेचैनी इस चीज़ की थी कि क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग राजनीति इस देश के अंदर करते हैं। इस देश के अंदर ये एक गलत नोशन बन गया कि जो कुछ नहीं करता है वो राजनीति पॉलिटिक्स में करता आ है। जाता है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं, हालांकि आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये कह देना चाहिए कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही आएंगे? बहुत कम तो, क्योंकि राजनीति हमेशा से एक अलग अफेयर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा आप पॉलिटिक्स में अच्छे हों, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हों तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, या वाइस वर्सा। तो ये चीज़ें रही हैं, इसलिए शायद ऐसा रहा। लेकिन जब आपने ये बात छेड़ी है तो क्यों ना आपसे सवाल पूछा जाए कि आप क्यों नहीं कह देते हैं कि हमारी पार्टी में कम से कम ये रहे कि भाई जो इतना पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट किया हो, पोस्ट पीजी किया हो, वही आए। आज अगर आप ऐसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो शीर्ष नेतृत्व पर कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट से कम नहीं पहुंचा है। आप हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आडवाणी जी से लेकर आज यदि किसी को भी देखें, आप आज हमारे मुख्यमंत्री जी आप देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए एक युवा व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का लगभग, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट सक्सेसफुल मुख्यमंत्री वो इस उत्तराखंड के बन गए हैं। और वही विजन है, पढ़े लिखे होने का ही वो कारण है कि जब हम कहते हैं कि पूरे 25 सालों में 45,000 48,000 नौकरियां दी गई और धामी जी ने अकेले 28,000 नौकरियां दी हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई की का विजन जो है, वो लोगों को गुमराह ना करने की राजनीति और विकासवाद की जो राजनीति है, वो पढ़े लिखे होने की वजह से ही है। जब आपने धामी सरकार का जिक्र छेड़ दिया है सिद्धार्थ, तो धामी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, एक साल के करीब का वक्त बचा हुआ है जब चुनाव आने हैं, विधानसभा चुनाव आने हैं, और यही सारा जो फीडबैक होगा ना, वही सारा फीडबैक जनता के दिमाग में हो रहा होगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बतौर कार्यकर्ता तो आप बताइए ही, लेकिन एक बतौर न्यूट्रल एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो इन दोनों पे हम चाहेंगे कि आप बताइए आज ईमानदारी से कि धामी सरकार के कामकाज को आप कहाँ आते हैं। मैं आपसे बहुत सिंपल एक तुलनात्मक आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। हर फील्ड में आप उत्तराखंड 2016 में कहाँ खड़ा था और उत्तराखंड 2026 में कहाँ खड़ा है। उत्तराखंड 2021 में कहाँ खड़ा था और उत्तराखंड 2026 में कहाँ खड़ा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। आप रोड से स्टार्ट करें तो कभी किसी ने वाकई में सोचा था क्या कि 2.5 घंटे में हम देहरादून आ जाएंगे?
कभी किसी ने उत्तराखंड के अंदर सोचा था? मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मोदी जी ने ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट का शिलान्यास परेड ग्राउंड देहरादून से किया था। वो सपना लगता था कि ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में बनेगी। आज यदि हम देखें तो हमारे हर सेंटर पर, जहां एक ज़माने में पीएचसी नहीं होती थी, स्वास्थ्य के एंगल पर देखें तो आज हर जगह पर सीएचसी अवेलेबल है। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की कल्पना कहाँ उत्तराखंड के अंदर थी, आप सोचिए। एयरवेज कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो देहरादून एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट आती थी और पूरा दिन भर में 1 या 2-3 फ्लाइट चलती थी। आज आप देखिए कि हम बड़े टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल एंड थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री। आप देखिए कितनी कितनी जगहों से कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो चुकी देहरादून की। आज अगर धामी जी के नेतृत्व में, मैंने आपको बताया 28,000 नौकरियों का जो इतना बड़ा वो बना है। आप ये बताइए कि दो विषय मैं आपसे कहता हूँ। आज तक पूरे देश में उत्तराखंड का नाम इतनी बार कभी सुनने में आता था जितना धामी जी के नेतृत्व में सुनने में आ रहा है। कैसे? आज नीति आयोग के या केंद्र सरकार के लगभग 9 मानक ऐसे हैं जिसमें उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। तो काम हुआ है तभी आ पाया। आज यदि हम ये देखते हैं कि हमारा उत्तराखंड पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी उत्तराखंड इतनी बार आए क्या? केंद्र सरकार पोषित योजनाएं जितनी इस पिछले 5 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर आई हैं, क्या इससे पहले आई क्या? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, आप ये देखिए कि वो इसी दौरान हमारे पास आई है। आज विजिबल चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो नकल विरोधी कानून जैसा युवाओं के भविष्य को प्रोटेक्ट करने का कानून यदि कोई लाया है तो वो धामी जी लाए हैं। लेकिन एक सवाल है सिद्धार्थ, आप कह रहे हैं ठीक है बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे अंकिता भंडारी का केस हुआ, ये ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जिसको लेकर आपकी सरकार पर, मतलब धामी सरकार पर जो सेंटिमेंट्स थे वो लोगों के बड़े हर्ट हुए और अब तक आप उसका इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, आपने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, सरकार को प्रभावित करती हैं? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि उस बेटी गई है, मेरी उस परिवार के प्रति सांत्वना है और उस पुण्य आत्मा के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। लेकिन जिस प्रकार से उसका नैरेटिव बनाने का, क्रिएट करने का, गुमराह करने का, कहीं ना कहीं अंधेरे की तरफ धकेलने का, यदि सरकार की मंशा कहीं भी मैलिफाइड होती तो क्या सीबीआई जांच के आदेश होते? पुलिस ने अपनी जांच की, कोर्ट ने अपना वर्जन दिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट मामला जाने के बाद भी यदि उस मामले पर हम डिससेटिस्फैक्शन शो कर रहे हैं तो उसको भी पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि यदि कोई दोषी है, यदि किसी अभी भी उन 3 दोषियों को आजीवन कारावास होने के बाद भी यदि कोई अतिरिक्त दोषी बचा है तो उस पर कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन इस विषय पर राजनीति बंद होनी चाहिए। एक बेटी गई है, ये हमारी संजीदगी को भी दिखाता है। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय हमारी फीलिंग्स का विषय है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। लेकिन हमारी सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने कहां पर ऐसा कोई काम किया जो कि संजीदगी ना दिखाता हो? सीबीआई जांच के आदेश की मांग किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर की गई आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी ने बिना कोई अड़ियल रवैया दिखाए हुए उन्होंने कहा यदि हमारा प्रदेश चाहता है, यदि लगता है कि कोई चीज है तो मैं भी चाहता हूं बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच के आदेश किए उन्होंने। आप नैरेटिव क्या कांग्रेस सेट कर रही है इस पूरे मसले पर? देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मसले पर पॉलिटिक्स कर रही है। उत्तराखंड में चुनाव आने वाला है तो पूरे देश के अंदर एक टूल किट फोर्स चल रहा है ही, सभी को पता है, आप ही को भी पता है।
वो जहां भी चुनाव होता है वो वहां पर सक्रिय हो जाते हैं। मुझे तो नहीं पता, ये तो आप लोग को ही पता होता है। देखिए मैं आपको हम बताता लोग हूँ तो सिर्फ रिपोर्ट करते कहाँ हैं। कहाँ के लोग इन विषयों पर उत्तराखंड में आए, किस तरीके के, यदि हम देखें तो जिन लोगों का उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है वो भी उत्तराखंड पहुंच रहे नहीं, ये हैं। तो मसला ऐसा है कि किसी सामान्य जन को भी हर्ट कर सकता है। सामान्य जन को जहां हर्ट कर रहा है उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति हेतु नहीं होनी चाहिए। नैरेटिव सेट करने का प्रयास यदि किया जाता है तो आप एक चीज देखिए कि बेटी उत्तराखंड की गई, विषय उत्तराखंड का है, प्रेस दिल्ली में होती है, इसको भी तो, ये भी तो अपने आप में विषय है। आजादी के नारे नकल हुई नहीं, 11:35 पर अगर कोई पेपर बाहर आया, चलिए सीबीआई के जांच के आदेश उसमें भी हो गए, तो क्या आजादी के नारे लगना ठीक है? तो जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं वो उत्तराखंड के अंदर सक्रिय होकर नैरेटिव बना रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में मैं आपको कांग्रेस का कहूं तो कांग्रेस जमीन पर सिर्फ झूठे नैरेटिव्स पर राजनीति करना बहुत आसान है। जनता की भावनाओं को भड़काकर सरकार बनाना तो कांग्रेस के चरित्र में है। इतने सालों तक उन्होंने डराना, नैरेटिव झूठे बनाना और सरकार बनाना, यही काम किया है और आज भी वो यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माना तो यही जाता है कि आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत है, और जितना हम लोगों ने पिछले कुछ वक्त में देखा कि ये जो एआई मॉडल, और अब तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी आप बीजेपी आईटी सेल ने बहुत अच्छा काम किया, एआई से वीडियोस बना दिए। तो बार बार आईटी सेल तो बीजेपी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन टूल किट की बात आप कांग्रेस की कर रहे हैं। अब सब सीख गए हैं। गाड़ी जब मारुति नई नई आई थी तो कुछ ही लोगों के पास होती थी, चंद सालों में हर घर में मारुति कार हो गई थी। तो अगर आप ये कहते हैं तो आज सब पारंगत हैं, सब पारंगत हैं, सोशल मीडिया में सब पारंगत हैं, एआई में। अब वो ज़माना नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का यदि मैं कहूं कि आप पहले कंपेयर करते तो फिर फर्क था, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि झूठे नैरेटिव सेट करने में और एआई का यूज़ करने में कांग्रेस का आईटी सेल पूरा अपना काम कर रहा है। अच्छा सिद्धार्थ, एक बात हम लोग को बताइए कि लोग भी जानना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि जब आप लोग के संगठन की बैठकें होती हैं तो उन संगठन की बैठकों में क्या, किस तरीके से आप लोग को मोटिवेट किया जाता है? क्योंकि बार बार हम लोग देखते हैं कि संगठन की चर्चा भारतीय जनता पार्टी की बहुत होती है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस जैसे पुराने राजनीतिक दल का भी संगठन कम से कम उत्तराखंड में इतना मजबूत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी में है। तो इसका राज क्या है? जैसे आपके साथ भी जब बैठकें होती होंगी, आप लोग बैठकों में जाते होंगे, बड़े नेता जैसे जेपी नड्डा जी अभी आए, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो इन बैठकों में होता क्या है कि आप लोग को इतना मोटिवेशन मिलता है? क्या घुट्टी क्या पिला रहे हैं? कोई घुट्टी नहीं है, इस घुट्टी को ही ढूंढने में पूरी दुनिया लगी है। संगठन भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना या सरकार में आना महज एक राष्ट्र नीति का काम करने का एक माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी जो मेन गूढ़ काम करती है वो अपने विचार के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा को अपना धर्म मान के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा को राष्ट्र प्रथम, हम संगठन भी द्वितीय स्तर पर रखते हैं और व्यक्ति अंतिम है हमारे लिए। यहीं बाकी सब जगह आप उल्टा देखते होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतनी मजबूती के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित है राष्ट्र नीति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध है राष्ट्र सेवा के लिए। आप हमारे बूथ अध्यक्ष से भी मिलेंगे तो वो किसी नेता के लिए काम नहीं करता है, वो अपने विचार के लिए काम करता है। वो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम करता है। वो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए काम करता है। वो सिर्फ सरकार बनाने की मशीन नहीं है,
वो अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं। तो यही संगठन की बैठकों में होता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक में कोई भी ऐसा कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में हम बार बार अपने आइडियोलॉजी को, अपने विचार को, अपने गोल को, अपने टारगेट को, हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, उस बात को हमेशा फ्रंटल रखते हैं और उसी बात को डिस्कस करते हैं, और वही मोटिवेशन है। सरकार आज 10 बार आ जाए तब भी मोटिवेशन वही रहेगा। एक बार के लिए तो सरकार में नहीं आना है। सरकार तो जब तक 2047 में विकसित भारत नहीं हो जाएगा, जब तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन जाएगी। ये कैसे बताया जाता है आप लोगों की 2047 तक आप ही रहेंगे? कैसे तय कर ले रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं रहेंगे। हम हो सकता है सत्ता में ना भी रहें, तब भी हम अपने ध्येय के लिए तो काम करते रहेंगे। हम 2 थे तब भी राम मंदिर की बात करते थे। हम 2 थे तब भी हम धारा 340 को 370 को कश्मीर से हटाने की बात करते थे। हम 2 थे तब भी हम ये कहते थे कश्मीर पूरा हमारा है, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। जब 2 थे, आज हम 300 भी हो गए, 300 पार भी हो गए, हम तीसरी बार सरकार में भी आ गए, तब भी आज हम वही नारा लगा रहे हैं। तो आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। कोई सत्ता में रहे या ना रहे, हम सत्ता में नहीं थे तब क्या हम ये बातें नहीं करते थे? या अचानक से सत्ता में आने के बाद बात करने लगे? सीए आया तो सीए की बात हम तो कब से करते थे। जितने काम आज मोदी जी के द्वारा किए जा रहे हैं, यदि हम ये बात कहें कि विकसित भारत की बात की जा रही है, तो भारत एक वैभवशाली देश था, ये तो हम ही लोग कब से कह रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से भारत को बाहर आना, ये तो हम ही लोग कब से लगातार निरंतरता से इस बात को सत्ता में रहते हुए, सत्ता से बाहर रहते हुए, दोनों जगह बात कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति आइडियोलॉजी के लिए काम करता है तो सरकार बहुत छोटी रह जाती है। सिद्धार्थ, आप मोहम्मद दीपक और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मसलों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो ये कांग्रेस मोहम्मद दीपक का विषय अलग है और कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विषय अलग है। मोहम्मद जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विषय है वो कांग्रेस की चरित्र को दिखाता है, लेकिन वो हरीश सच्चा रावत तो है। आज भी चुनौती देते हैं, कोई ले आए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने 70 कहा सालों में कांग्रेस ने जितना काम किया है और 70 सालों में इस उत्तराखंड की और इस देश की डेमोग्राफी को जितना कांग्रेस ने बदला है, 70 सालों में कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट से कितनी बार सरकार में आई है, ये हरीश रावत जी के बयानों को या हरीश रावत जी के दावों को सही साबित अपने आप बता देता है। अभी परसों आपने देखा कि एक राजभवन घेराव का कार्यक्रम उन्होंने किया, तो पहले तो वो लोक भवन हो चुका है, तो पहले तो उसको राजभवन लिखना ही गलत है। उसमें भी आपने देखा कि कौन से लोग अत्यधिक संख्या में उपस्थित थे। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने कहा नहीं कहा, हरीश रावत जी तो ये भी कहते हैं कि मैंने कभी वो जो स्टिंग है उनका, वो आज तक भी उसको गलत बता रहे हैं। तो मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस का चरित्र बिल्कुल हमेशा इस देश को मुस्लिम अपीजमेंट से, मुसलमानों को खुश करके, मुस्लिम समाज का गलत फायदा उठा के और हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के लोगों को दबाने का काम कांग्रेस ने किया। और वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती ही उत्तराखंड में। जुम्मे की नमाज की छुट्टी का किसने वो किया? तो कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया। अब ये तो कोई कुछ भी कहता रहे, जो सच्चाई है वो किससे छुप नहीं सकती है। आज वो तो अब सब ही तिलक लगा रहे हैं, सब मंदिर जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी तक मजबूर हैं मंदिर जाने के लिए। अब ये तो हिंदू जाग रहा है इस देश का, हिंदू एकजुट हो रहा है इस देश का, तो अब सभी को कहना पड़ेगा कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। अगर कहेंगे तो आज जैसी स्थिति है उससे भी खराब स्थिति में पहुंचेंगे। मतलब आप हरीश रावत तो कह रहे हैं कि अब आप भी मंदिर जाइए? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर अब जिस राह पर ये देश चल चुका है, ये हमारा उत्तराखंड चल चुका है, ये देवभूमि उत्तराखंड है, ये वीरों की भूमि उत्तराखंड है। यदि यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने जैसी थॉट भी किसी के अंदर है तो वाकई में उनको बुद्धि शुद्धि करानी चाहिए।
आखिरी सवाल आपसे, किसी भी पॉलिटिकल फिगर के लिए बहुत दिमाग दिल में होता है कि आप विधानसभा में बैठें, लोकसभा तक जाएं। जब हम देख रहे थे कुछ दिनों पहले जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो आपका नाम भी लिस्ट में था, लेकिन अंत समय में शायद आपका टिकट फाइनल नहीं हुआ। आपकी पार्टी की रीति नीति जो भी रही हो, 2027 के लिए क्या दमखम? 2027 में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने वाली है। देहरादून जिले के अंदर और सिद्धार्थ अग्रवाल कहाँ से विधायक बन रहे हैं? ये सिद्धार्थ अग्रवाल तय करने वाला कोई नहीं है। सिद्धार्थ अग्रवाल अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए, क्योंकि मैं सिद्धार्थ आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पिता भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत लंबा वक्त, हम लोगों ने खुद उनको देखा है कि उन्होंने बहुत लंबा वक्त बिताया, और आप उसी लीगेसी को फॉलो भी कर रहे हैं, उसी पॉलिटिकल फिगर को भी मुझे लगता है कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी दावेदारी मजबूत भी लगती है। क्या ये माना जाए कि 2027 में बतौर विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जैसा आपने मेरे पिताजी के लिए कहा, तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक काम किया, ये बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस समय भारतीय जनता पार्टी के चंद मुट्ठी भर कार्यकर्ता देहरादून में होते थे, उस समय से उन्होंने काम किया। पूरे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर उन्होंने काम किया, और विषम से विषम परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी थी, तब से लगभग 33-34 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए वे इस दुनिया से चले गए। आपने मेरा चुनाव लड़ने का ना लड़ने का विषय कहा, तो उस पर मैंने आपसे वही कहा कि मेरे पास आज वर्तमान में महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, और मेरी पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी इसलिए दी है कि मैं 5 की 5 सीटें जो देहरादून शहर की हैं, उनको पूरे उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करूं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन तक मुझे ये जिम्मेदारी देकर रखेगी, उस दिन तक मैं इस जिम्मेदारी पर रहूंगा। नगर निगम की आपने बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे लिए कुछ और सोचा था। मुझे महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा बनाया। मैं आज उस उम्र में हूं कि आपको ये लग रहा है कि मैं युवा का अध्यक्ष हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी का अध्यक्ष दूसरी बार हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे लंबा समय रहने वाला महानगर अध्यक्ष आज मैं देहरादून का हूं। तो मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी जिस दिन तक जो रोल तय करेगी, और यहाँ नहीं पता, मात्र 45 साल की उम्र में माननीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जब राष्ट्रीय महामंत्री थे तब मैं उनकी टीम में यहाँ उत्तराखंड में काम करता था। तो यहाँ कुछ नहीं पता किस दिन कब किस पार्टी किसके लिए क्या निर्णय कर दे, लेकिन मैं क्योंकि लगभग मेरा परिवार आज 45 साल से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के लिए काम कर रहा है, और मैं इसमें आपसे बड़ी सीधे तौर पर ये कह रहा हूँ, 45 साल नहीं 40 साल हो गए होंगे। तो मैं इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहता हूँ और कोई जल्दी में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी 4 आंखों से अपने हर एक कार्यकर्ता को देखती है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन जिसके लिए, जब व्यक्ति जिस चीज़ के लिए बिल्कुल परिपक्व और तैयार हो जाता है, कोई पीछे नहीं छूटता। एक पिता, मेरे पिताजी जब गए 30 साल पार्टी के लिए मेहनत करने के बाद वो इस दुनिया से चले गए, तो क्या पार्टी ने ही तो मुझे आगे बढ़ाया, किसी और ने थोड़ी बढ़ाया। मेरे विचार परिवार ने मुझे आगे बढ़ाया, उनके विश्वास ने मुझे आगे बढ़ाया। तो आगे भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है। और ये बात भी है कि राजनीतिक जीव हैं, तो राजनीतिक जीव का अंतिम लक्ष्य तो चुनाव ही है। तो चुनाव जिस दिन मेरी पार्टी चाहेगी, उस दिन मैं चुनाव। कोई सीट मन में? कोई सीट मन में ऐसा रखने वाला, क्योंकि मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है। व्यक्ति तो पार्टी तय कर देती है और पूरा संगठन उसे मिलकर जिताने का काम करता है। तो मेरी पार्टी मुझे जहां जिस जगह से जिस दिन निर्णय कर देगी, मैं वहां से लड़ने का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ बैठने के लिए। हमें पता है कि आपकी पार्टी लाइन है और आप शायद उससे बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन
वाकई में चुनावी जीव हैं तो चुनाव ही अंतिम लक्ष्य है, ये आपने अपना इरादा साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।